नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सीनियर मोस्ट चेहरा है और अगर महाकौशल की बात करें तो वो यहाँ पर सबसे कद्दावर नेता हैं। हमारे साथ हैं गौरीशंकर बिसेन। गौरीशंकर बिसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गौरीशंकर बिसेन 7 बार विधायक रहे हैं, 2 बार वो सांसद रहे हैं और इसके अलावा हाल ही में उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई जब मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत थी अन्य पिछड़ा वर्गों के हिमायती के तौर पर एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता थी जो सशक्त तरीके से मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज को बुलंद कर सके। तो उन्होंने चुना गौरीशंकर बिसेन को। उन्हें जिम्मेदारी दी गई ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के तौर पर गौरीशंकर बिसेन ने कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया, वहां के जिलों से वस्तु स्थिति का जायजा लिया और एक रिपोर्ट तैयार की, सिफारिशें तैयार की। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दायर रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करते हुए ओबीसी वर्ग के हित में फैसला दिया है। बिसेन साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे इसी को लेकर होगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया कि मध्य प्रदेश में चाहे निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, वो ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए बिना किए जाएंगे, लेकिन आपके आयोग की सिफारिशें काम आई, उन्हें दस्तावेज मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्वीकार किया और यह फैसला दिया कि नहीं, ओबीसी वर्ग का आरक्षण बहाल किया जाएगा। हमारा कुल मिलाकर के 2 तरह का काम था। पहला तो है कि भाई जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी पिछले फैसलों में, उन ट्रिपल टेस्टों का कैसे पालन हो। तो उसमें एक था कि भाई सरकारें, राज्य सरकारें कोई न्याय संगत आयोग इत्यादि का गठन करें और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की क्या आवश्यकता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे शिक्षा में हो। और विशेष तौर से तत्कालिक मुद्दा था जो पंचायती राज के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण। अब इस हेतु हमने आधार माना मतदाता सूची को। ग्राम पंचायतों की और नगरीय क्षेत्रों की वोटर लिस्ट को आधार मानते हुए संबंधित वार्ड में, किसी ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 तक वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड में कुल मतदाता कितने हैं, उसमें एक एक मतदाता की गणना करवाकर उसमें ओबीसी का मतदाता कितना है यह निकल करके आ गया और पूरी पंचायत का हमारे सामने प्रतिशत आ गया। इसके बाद में हमने 2-3 ग्राम पंचायतें मिला के हमारी जनपद पंचायतें बनती है, उसके फिगर्स बन गए। 20-25 ग्राम पंचायतें मिलाकर के जिला परिषद बनती है, जिला पंचायतें बनती हैं, उनके हमारे आंकड़े तैयार हो गए, डाटा तैयार हो गए और उसी आधार पर एक जिले में मान लीजिए 25 जिला पंचायत क्षेत्र है तो उसका हमारे सामने फिगर्स आ गए। और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में इकाई सह, यूनिट सह कितना प्रतिशत ओबीसी का मतदाता है, इसके फिगर्स आने के बाद उस जिले का, ग्रामीण क्षेत्र का ओबीसी का प्रतिशत हमारे सामने आ गया। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें मैं बालाघाट जिले से हूँ। बालाघाट जिले में 69 पॉइंट समथिंग 69% ओबीसी का मतदाता आया और मोटे तौर पे जितना मतदाता होता है उतना ही जनसंख्या होता है। और सबसे कम अलीराजपुर झाबुआ का आया जो करीब 4% आया। तो घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर हम बढ़े और पूरे प्रदेश का जब हमने औसत पाया तो वो 48% आया। ये हमारे लिए हमारी जनसंख्या का एक फिगर बैठा। फिर हमने दूसरे आंकड़े प्राप्त किए कि भाई जो रिजर्व सीट ओबीसी की पिछले चुनाव में थी वहाँ तो ओबीसी के लोग आते हैं, लेकिन जो अनरिजर्व सीट है वहाँ पे ओबीसी के लोग कितने चुने जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो किसी पर कर सकता है। तो वहाँ हमने पाया कि जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो राज्य की जनसंख्या है उसमें यदि हमारे मध्य प्रदेश में 22% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, 14% अनुसूचित जाति के लोग हैं,
तो इनको यदि 100 में से माइनस करते तो 79% ओबीसी आना चाहिए, वो इतना नहीं आता था। और इसलिए हमने पूरी प्रमाणिकता के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स को जिले के कलेक्टर से सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त किया, और जैसा मैंने कहा वोटर इसका बेस बना करके हमने उन फिगरों को अपने प्रतिवेदन में, विस्तृत प्रतिवेदन में भी रखा। और हमारा प्रथम प्रतिवेदन हमने 5 मई को सार्वजनिक किया, राज्य सरकार को भी सबमिट किया, प्रेस को भी हमने उसको सार्वजनिक किया, प्रेस भी लेकर के हमने राज्य की जनता तक वो संदेश पहुंचाया कि हमारी राज्य में कितने प्रतिशत पॉपुलेशन ओबीसी वर्ग का है। इसके बाद न्यायालय में मामला विचाराधीन था ही। पिछली सरकार ने ओबीसी का आरक्षण एक तौर से खत्म कर दिया था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ी ओबीसी को आरक्षण के उपरांत ही चुनाव कराने के लिए वचनबद्धता थी उनकी, और दिशा में काम हुआ। मध्य प्रदेश ने एक नज़ीर पेश की है, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पूरी लड़ाई लड़ी और उसके बाद कोर्ट में सफलता भी हासिल की। महाराष्ट्र इसमें कहीं पीछे छूट गया, तो क्या अब हम ये मानें कि जो मध्य प्रदेश ने जो मॉड्यूल अपनाया अब उसी को दूसरे राज्य भी फॉलो करेंगे, क्योंकि इस आयोग की, आपकी सिफारिशों की और मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से पूरे मामले को रखा, इसकी चर्चा देश भर में है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला तो एक तौर से रूलिंग बन गई, और ये अकेले मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, रूलिंग तो पूरे देश के लिए, सभी अन्य राज्यों के लिए। अन्य राज्य चाहे तो इस तरह का अपना आयोग बिठा करके, गणना करा करके अपनी बात को न्यायालय के सामने रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता भी है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आज भी हमारे बहुत से ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको यदि आरक्षण नहीं मिलेगा तो राजनीतिक रिजर्वेशन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। हमने इसमें अकेले जनगणना या मतदाता संख्या को ही आधार नहीं माना, हमने राजनीतिक विश्लेषण किया है कि राजनीतिक दृष्टि से यदि इनको बगैर आरक्षण के चुनाव मैदान में जाना पड़ा तो कितना प्रतिनिधित्व आएगा, और उसमें हमने पाया कि रिजर्वेशन की आवश्यकता है, इनका अधिकार भी है। और जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक रूप से रिजर्वेशन की मानता है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान में ओबीसी के लिए भी अधिकार है। और आपने देखा कि ये आज के नहीं, कई दिनों से मंडल कमीशन आया, मध्य प्रदेश में महाजन आयोग का गठन हुआ, महाजन आयोग ने भी 35% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मामले अभी और गहराई तक इनको ले जाने की आवश्यकता है। आज भी जो रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के हितों के लिए हमको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल। बिशन साहब, आपकी एक लंबी राजनीतिक यात्रा रही है। आप 1985 से लगातार विधायक हैं। इस बीच आप 2 बार लोकसभा में भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे। आपने शिवराज जी की टीम में भी काम किया है, आप 10 साल कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल रहे उसमें भी। ऐसी कौन सी बात रही कि जब ऐसी स्थितियां निर्मित हुई कि ओबीसी आरक्षण का मसला इस तरीके से सामने आएगा, ओबीसी आयोग का गठन किया जाना है, तो शिवराज जी ने आपका ही चयन क्यों किया इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में? मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि मुझसे भी अधिक योग्य लोग, ऊर्जावान लोग हमारे प्रदेश में हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भाई ठीक, मुझे वो प्रेम से भाऊ कहते हैं, भाऊ मंत्री तो आप कई बार बन गए और कई और बन जाओगे, लेकिन आयोग का काम आप जब करेंगे तो उस आयोग की रिपोर्ट एक इतिहास बनेगा, उसको आने वाली पीढ़ी सदैव याद रखेगी। और मैंने फिर विचार किया कि नहीं, जनहित में इस काम को हमको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास के साथ में ओबीसी आयोग का अध्यक्ष मुझे मनोनीत कराया, मैं समझता हूँ कि आज हमने भी प्रयास किया कि हम ओबीसी वर्ग के हित में और राज्य के कल्याण में और वर्तमान परिवेश में एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट करें जो सरकार के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए हितकर हो। जी, एक जो सबसे दिलचस्प बात रही या यूं कहे कि खास बात रही वो ये कि ओबीसी आयोग को अब गौरीशंकर बिसेन आयोग के नाम से जाना जाएगा, और ये बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। तो हम क्या समझें इसे? ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। देखिए, तो माननीय मुख्यमंत्री का बड़प्पन है, वो अपने सभी सहयोगियों को बहुत सम्मानित करते हैं। मैं समझता हूँ कि
जितना हम लोगों का प्रयास है उससे ज़्यादा कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। और जो कमीशन बनते हैं उसमें मोटे तौर पे ऐसा मान के चला जाता है कि भाई कमीशन का जो चेयरमैन है उसका नाम पहले आता है, लेकिन उसके पीछे दूसरों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अकेला चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता जब तक कि सबका सहयोग न रहे। मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे पिछड़े वर्ग का प्रशासनिक अमला सहित हमारे जो मुख्य सचिव हैं, हमारा गवर्नमेंट है, हमारे ज़िले के कलेक्टर हैं, हमारे सीओ जिला पंचायत जनपद पंचायत हैं, यहाँ तक कि पंचायत के सचिव और हमारे स्थानीय निकायों के हमारे सीएमओ, इन सबकी बड़ी भूमिका है। और सबके मिले जुले प्रयास के बाद हम इतने 6-7 महीने की अल्प समय अवधि में इतनी विश्वसनीय और प्रामाणिकता वाली रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आ गई तब भी आप बड़े मार्जिन से अपने विधानसभा क्षेत्र से जीते। इसके अलावा आपके प्रभाव से अन्य सीटों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। जब तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब अचानक ऐसा हुआ कि आपको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, तो उस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि पार्टी मजबूत हो, जहां हम रह रहे हैं, जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जनता का कल्याण हो। उस समय में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने अपनों का ही विश्वास खोया और मान्यवर ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हमारे माननीय विधायकगण भारतीय जनता पार्टी में आए। उपचुनाव में सब लोग जीत करके आए, पुनः विधायक बने, मंत्री बने। उस समय में हमारे वे साथी जो निर्वाचित विधायक के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्य भी थे, उन्होंने पद को त्याग करके, विधायक के पद को त्याग करके पुनर्निर्वाचन में जाने की इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और उनके सपोर्ट से हमारी सरकार बनी। ऐसे समय में यदि हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मंत्रिपरिषद में स्थान न मिले तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं और कार्यकर्ता के लिए काम महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी महाकौशल में आप सबसे सीनियर बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल में महाकौशल का प्रतिनिधित्व भी बेहद कम है। तो क्या हम उम्मीद करें कि जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी बहुत निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर से शिवराज मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे? देखिए, अभी तो आयोग को बहुत काम करना बाकी है और जैसा मैंने कहा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए हमें और हमारे रिपोर्टें तैयार करनी है और स्टडी करनी है। अभी तो हमारे ऊपर जो दायित्व है उस दायित्व को हम पूरी तत्परता के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में पूरा करना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि रहा सवाल मंत्रिपरिषद में किसको लेना, क्या नहीं लेना, कौन मंत्री होगा, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और मैं समझता हूँ उनके विशेषाधिकार में मैं कुछ भी बोलूं उचित नहीं हूँ। बिल्कुल। 2023 के लिए दुंदुभी बच चुकी है और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अपने अपने तरीके से तैयारियों में जा चुके हैं। 2023 के लिए कौन सी रणनीति होगी? क्योंकि 2018 के चुनाव में बहुत एक मुहाने पर आकर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वो सरकार नहीं बना पाई थी। तो उन खामियों को दूर करने में पिछले 3 साल में, लगभग 3.5 साल में किस तरीके की कोशिशें हुई हैं और अगले 1.5 साल में कितना रास्ता चलना बाकी है? देखिए, कांग्रेस असत्य का पुलिंदा है। बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो जो मूल कारण मैं मानता हूं उनका झूठा वादा, झूठा घोषणा पत्र। उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर राज्य के किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ कर देंगे, नहीं किया। फिर उनके नेता ने कहा था, राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष जी ने, प्रभारी अध्यक्ष ने, कि हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो वे तो नहीं बदले। अपने आप ही मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो गया और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। उन 15 महीने के समय अवधि में उन्होंने जो पंचायतों के और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराए, आरक्षण का ढिंढोरा पीटते रहे, न्यायालय में कहा 27% ओबीसी का पॉपुलेशन है, इसलिए 27% आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ पे भी कोई प्रामाणिकता के साथ में प्रस्तुत नहीं हुए। अब जनता का विश्वास कांग्रेस से टूट चुका है। सदैव रोना रोते रहे कि खजाने में पैसा नहीं है।
और आज जब से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की पुनः चौथी बार बागडोर संभाली है, आज विकास का काम हो रहा है, जन कल्याण के काम हो रहे हैं, कहीं पर कोई पैसे की कमी नहीं है और रोज नित्य एक तौर से विकास का पिटारा खोले जा रहे हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जनता का कल्याण, लोकहितकारी योजनाएं और आज का चौमुखी विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आज दे रही है, पूरे दृढ़ता के साथ मैं कह सकता हूं। और हमारे पिछड़े वर्ग को जो पुनः आरक्षण दिलाने में इस सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कहीं पर भी कोई संशय नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की पुनः 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। दूर दूर तक कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं। हमने देखा है कि बीजेपी ने संगठन के स्तर पर बड़े पैमाने पर युवाओं को मौका दिया है और विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात करें तो उसमें भी मौका दिया है, लेकिन पार्टी के पास अनुभवी नेताओं की भी एक बड़ी फौज है जिनके सहारे पार्टी ने आज तक की यात्रा की है और 2023 में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो पार्टी में युवाओं और वरिष्ठों के बीच किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाता है? देखिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय बी.डी. शर्मा जी ने और हमारे संगठन ने युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष का दायित्व मिले, यंग टीम सामने आए और नया जनरेशन अपने बुजुर्गों की टीम के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में बीजेपी के काम को गति लाएं, इस सोच के ऊपर काम प्रारंभ किया। मुझे बताते प्रसन्नता है कि हमारे लगभग सभी जिलों में, हमारे संगठनात्मक जितने भी जिले उसमें युवाओं को संगठन में बहुत अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व मिला है। युवा मोर्चा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारे जिले में माननीय रमेश भटेली जी जिले के अध्यक्ष हैं, युवा हैं, बहुत कम उम्र है उनकी। हमारे रामकिशोर जी कावरे दूसरी बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में आयुष विभाग के मंत्री हैं, आयुष विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। इसी तरह से संगठन और सत्ता में नए चेहरों को उतारना उसकी आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी दायित्व संभालेगी और जो हमारी पुरानी पीढ़ी का उनको सपोर्ट रहेगा, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम होगा और उस दिशा में पूरे प्रदेश में काम होगा। आपकी लगभग 4 दशक की ये जो राजनीतिक यात्रा है, इसमें आपने, अगर मैं सही हूं तो दर्जन भर बार तो आपने चुनाव लड़ ही लिया होगा और एक संयम की ज़रूरत होती है, कई बार हारते भी हैं, आप भी शुरुआती चुनाव हारे हैं। उसके बाद किस तरह खुद को तैयार किया जा सकता है? किस तरीके का मंत्र आप आज के युवाओं को देंगे जो राजनीति में आ रहे हैं? किस तरीके के संयम की आवश्यकता है, क्योंकि ये यहाँ पर भीड़ काफ़ी है लेकिन मौके सभी को नहीं मिल पाते हैं। 1977 में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से 25 वर्ष के आयु में मैंने पहला चुनाव लड़ा है पार्टी सिंबल पर, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से मैं उस चुनाव को हारा हूँ। लेकिन दूसरा भी एक पहलू मैं बताना चाहूँगा कि पंडित नंदकिशोर जी शर्मा जो अजय थे, 23 साल तक बालाघाट क्षेत्र का उन्होंने विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया और बाद में 80 से 90 तक वो हमारे सांसद भी रहे। उनके सामने एक छात्र नेता के रूप में, बहुत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, सामान्य परिवार से आए व्यक्ति को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिला और उसके बाद लगातार मैंने उस चुनाव को जोड़ लें तो 9 विधानसभा के चुनाव लड़े और 4 लोकसभा के। उसमें से जैसा कि 85 से लगातार विधानसभा के 7 चुनाव और लोकसभा के 2 चुनाव में विजयी से रहा, लेकिन वोटों का आंकड़ा सदैव बढ़ा है। अब 99 में मैं जब सांसद था, पहली बार सांसद निर्वाचित होकर के आया, तो मेरी पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया। 13 महीने में सरकार गिर गई थी। हमारे भाई प्रहलाद पटेल साहब को यहाँ का प्रत्याशी बनाया तो हमने उनका चुनाव का संचालन किया, उनको यहाँ से सांसद चुन के भेजने के लिए पूरी ताकत लगाई और यदि वो जीत के नहीं जाते तो अटल जी को क्या प्रधानमंत्री बनते, तो देश को अटल जी प्रधानमंत्री बने, ये देश की मांग थी। और उस समय में यदि गौरीशंकर बिसेन को सांसद नहीं भी बनाया गया तो कोई बड़ी भारी बात नहीं। हमको ऐसे समय में वो परीक्षा की घड़ी होती है, उस समय में धैर्य का परिचय देना चाहिए। मैं इससे बड़ा उदाहरण और कौन सा दे सकता हूँ कि मैं सिटिंग सांसद था, मुझे टिकट नहीं मिला। हमारे प्रहलाद भाई इसके पूर्व का 96 का चुनाव हार चुके थे, उनको यहाँ का
प्रत्याशी बनाया गया और मतलब फिर भी हमने अपना धैर्य नहीं खोया और उनको अब यहाँ पे जीतने के लिए चुनाव संचालन की पूरी मेहनत की, वो जीत के आए और आज भारत सरकार में वो सम्मानित है, हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ एक सिद्धांत हमारी पार्टी में, व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा राष्ट्र। ये सौहार्द, जिस सौहार्द की आप बात कर रहे हैं, ये पार्टी के भीतर ही नहीं, पहले पार्टी के बाहर भी हुआ करता था। जैसा आपने भी जिक्र किया कि पंडित नंदकिशोर शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनसे आप चुनाव भी हारे, लेकिन सम्मान कैसा हुआ करता था, रिश्ता किस तरीके का हुआ करता था? मैं पंडित जी का सदैव सम्मान करता था, उनके घर भी मैं जाता था, उनके पैर छूता था, उनके परिवार से आज भी मेरा वैसे रिश्ता है। हमारे भाई अशोक सिंह सरस्वार जी यहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी मेरे उनके साथ मधुरता के संबंध में मेरे बड़े भाई हैं। और राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होना एक सामान्य बात है, लेकिन हमारा जो विचारधारा तक ही हमको सीमित रहना चाहिए, मत भिन्नता होना चाहिए, मन भिन्नता नहीं होना चाहिए। और इसलिए अलग अलग विचारधाराओं की यह देश है, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन हम लोग जब मिलें तो आपस में मिलें और राष्ट्र हित में हम बात करें, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात करें, उसको अमल जमा पहनाने में अपना योगदान दें, तब तो हम आगे बढ़ सकेंगे। एक अंतिम सवाल बिशन साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप लंबे समय से जनप्रतिनिधि रहे हैं और बालाघाट जिस जगह पर बसा हुआ है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहाँ से बहुत इसकी निकटता है। भविष्य में विकास को लेकर क्या रोड मैप होना चाहिए, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश का ये सुदूरवर्ती जिला भी अन्य क्षेत्रों की तरह तरक्की की राह पर बढ़े और यहाँ पर भी उद्योग धंधों की स्थापना और बेहतर तरीके से हो पाए, साथ ही नक्सल जैसी जो समस्या है उससे भी हम बेहतर तरीके से लड़ पाएं? देखिए, बालाघाट में रूरल डेवलपमेंट तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं हमने उसमें काफ़ी सफलता पाई है, लेकिन हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार देने के लिए निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की आवश्यकता है, निजी क्षेत्र में उद्योग धंधे आएँ। इसी के साथ साथ जैसे कि जब मैं पिछले दिनों कृषि मंत्री था तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा भाई बालाघाट को एग्रीकल्चर कॉलेज दीजिए, जिससे हमारे कृषकों के बेटे कृषि की शिक्षा प्राप्त कर सके, कृषि की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अब आज हमारी आवश्यकता है कि अब हमारा ब्रॉडगेज बन गया तो यहाँ से ट्रेनों का आवागमन अधिक हो। ये जो हमारी समस्या है, सरेखा में बहुत रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज बने और हमारे जो सड़क हैं उनको NH का रूप मिले, नेशनल हाईवे बने। हमारे सड़कें अच्छी होंगी, हमारे रेल के आवागमन के मार्ग मजबूत होंगे, हमारे सिंचाई के संसाधन मजबूत होंगे तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। और इस दिशा में मुझे लगता है कि हमने बहुत काम किया और बहुत काम करना बाकी भी है, जिसको भविष्य में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरीशंकर बिसेन जी, आपका आज हमारे साथ खास मुलाकात में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिसेन साहब, आपका खास मुलाकात में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।